नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर से एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था मौर्यन डायनेस्टी। तो आप एक बार सिलेबस को निकाल लीजिए और यदि आपके पास अभी तक सिलेबस नहीं है तो आप गूगल में जाएं और टाइप करें ugc.ac.in और वहां पर सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री और उसको PDF मोड में डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में डाउनलोड कीजिएगा और अगले दिन जाकर आप प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद अगली बार से कोई भी लेक्चर प्ले करना तो सबसे पहले आप सिलेबस को हाथ में रखिएगा, उसके बाद आप मिला लीजिएगा कि आप किस यूनिट के किस हिस्से को पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 में। आप जाएंगे यहाँ पर, देखिए आप यूनिट 2 में जाएंगे तो आपको पढ़ना है फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, राइज ऑफ मगध, ग्रीक इन्वेजन अंडर अलेक्जेंडर एंड इट्स इफेक्ट। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ना है मॉडर्न एक्सपेंशन, मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इकोनॉमी, अशोक का धम्म, इट्स नेचर, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि जब हम लोग किसी भी वंश का इतिहास पढ़ेंगे या किसी भी सिविलाइजेशन का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके 6 आयामों पर बारी बारी से एक एक करके चर्चा करेंगे। यदि हम लोग किसी भी राजवंश या किसी भी सिविलाइजेशन के उन 6 एस्पेक्ट को देखते हैं तो उनको पढ़ लेने के बाद लगभग उस वंश और सभ्यता के बारे में तमाम जानकारियां हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कौन कौन उनके आयाम हैं, हमने आपको बताया था। पहला आयाम है सोर्सेज, यानी उस काल का अध्ययन करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं। उसके अलावा दूसरा आयाम है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, यानी उनका कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल कंडीशन के बारे में। उसके बाद सोशल कंडीशन के बारे में, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। और सामाजिक स्थिति जब पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग महिलाओं की स्थिति, दासों की स्थिति, पुरुषों की स्थिति, इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन। उसमें हम लोग व्यापार के बारे में बात कर लेंगे, कृषि के बारे में बात कर लेंगे, पशुपालन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कल्चरल, उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में, राजनीतिक स्थिति, यानी उस समय यदि राजनीतिक संस्थाएं विद्यमान थी तो कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उसके क्या क्या नाम थे और उनका क्या क्या कार्य था। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ लेंगे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी उस समय न्यायिक प्रशासन कैसा था। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सोर्सेज के बारे में, जिसमें 3 तरह के सोर्सेज पे चर्चा किए थे। पहला सोर्सेज था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज और तीसरा फॉरेन अकाउंट्स। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको वह लेक्चर मिल जाएगा। आज से हम लोग मौर्यन डायनेस्टी का पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौर्यन डायनेस्टी में मुख्य तौर पे 3 शासक हैं। टोटल लगभग 10 शासक हुए हैं, लेकिन हमें मुख्य तौर पे 3 ही शासक को पढ़ना है। कौन कौन? पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं। दूसरा हमें पढ़ना है बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। और तीसरा शासक के रूप में पढ़ना है हमें अशोक को, और अशोक को स्पेशली हमें ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इन 3 शासकों के बारे में मुख्य तौर पे जानकारी जुटानी है और अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है। तो हम लोग जब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन या फिर हम लोग साम्राज्य विस्तार पढ़ेंगे तो शुरुआत करेंगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य से ही, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के बीच वह कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ा, कौन कौन से लड़ाई जीता और कौन कौन से अभिलेख से उसके लड़ाई के जीतने का प्रमाण मिलता है, उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ था। यानी हम लोग बेसिक तौर पे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना। और जब भी आप लिखना, एक बच्चे का कमेंट आया था कि हम कैसे नोट्स तैयार करें, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आप पहले एक टाइटल डालें, चंद्रगुप्त मौर्य या पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी।
नाम डालें चंद्रगुप्त मौर्य और उसमें आप एक एक पॉइंट को लिखें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई पॉइंट बताया, जैसे जन्म से रिलेटेड उनके कई सारे व्यूज़ हैं स्कॉलर्स का, या फिर रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनके अलग अलग मत हैं, तो आप नोट्स में उनके अलग अलग मत को शामिल करें। जब मैं बोलता हूँ, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और उसको आप हूबहू अपने नोट्स में जगह दीजिएगा। इसलिए नोट्स हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट्स में बिल्कुल नहीं। तो आइए फिर अब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला चीज़ याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म को लेकर के, उनके कास्ट को लेकर के, उनके वर्ण को लेकर के सभी स्कॉलर्स के बीच में, चाहे वो ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स हों या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्कॉलर हों, टेक्स्ट हों, उनके बीच में, और जैन धर्म के रिलेटेड टेक्स्ट के बीच में, इन तीनों के बीच में काफ़ी मतभेद है। हमने आपको बताया था कि इस दौर में मुख्य तौर पर 3 धर्म हैं। कौन कौन? पहला ब्राह्मण धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म और तीसरा जैन धर्म। इसलिए हम लोग इन तीनों मतों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनके कास्ट के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के कास्ट के बारे में ब्राह्मण लोगों का कहना है, यानी ब्राह्मण साहित्य का कहना है। उसमें एक साहित्य का नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण कहता है कि इसके विष्णु पुराण पर एक टीका लिखा था किसी व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का नाम है श्रीधर स्वामी। ठीक है, तो श्रीधर स्वामी साहब का कहना है कि इनकी माँ का नाम था मूरा। ठीक है, इनकी माँ का नाम था मूरा और मूरा एक शूद्र कन्या थी, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दूसरा ब्राह्मण साहित्य जिसका नाम है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई किताब मुद्रा राक्षस। यह एक नाटक है। इसमें विशाख दत्त ने बताया है कि इसके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है और ब्रिशल शब्द का अर्थ है कुलहीन, जो कि शूद्र लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और मुद्रा राक्षस को पर टीका लिखा एक व्यक्ति जिसका नाम है ढूंढराज। इसका नाम याद रखिएगा, इससे यूजीसी में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ढूंढराज। चलो, और तीसरा ब्राह्मण साहित्य है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी और चौथा जिसका नाम है कथा सरित सागर। ठीक है, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर, इन दोनों का मिलकर कहना है कि इनके लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, इनके ग्रंथ में बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर में कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है और कुलहीन शब्द का प्रयोग शूद्रों के लिए किया जाता था। तो ओवरऑल मत है, ओवरऑल यदि बात किया जाए तो वह मत है ब्राह्मण साहित्य का कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। क्लियर है? चलो आगे आते हैं। उसके बाद बौद्ध लिटरेचर यानी बौद्ध साहित्य कहते हैं कि यह मौर्य थे। ठीक है, आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि जब हम लोग महाजनपद सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस समय 2 तरह के स्टेट होते थे, पहला एक मोनार्कियल नेचर का और दूसरा रिपब्लिकन नेचर का। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको वह लेक्चर मिल जाएगा, आप देखिएगा, मजा आएगा आपको। तो देखिएगा, वहाँ पर एक पिपली बन के मौर्य गणराज्य रहते हैं। ठीक है, मौर्य गणराज्य, और यहाँ पर क्षत्रिय लोगों का शासन होता है। ठीक है, और यह कपिल वस्तु में लोकेटेड था। तो मौर्य जो थे वह शाक्य गणराज्य से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इन्होंने बताया है, बौद्ध साहित्य कहते हैं कि यह क्षत्रिय थे। बौद्ध साहित्य का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जन्म से क्षत्रिय थे, क्षत्रिय वर्ण के थे, यह लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। उसके बाद देखिए, जैन साहित्य कहते हैं, जैन साहित्य में कौन कौन? पहले साहित्य का नाम है हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन। देखिए, हेमचंद्र व्यक्ति का नाम है, परिशिष्ट पर्वन किताब का नाम है। यदि आपने सोर्सेज को पढ़ा होगा तो हमने वहां पर इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन कहता है कि इनके जो पिता थे वो मयूर पोषक ग्राम थे। ठीक है, यानी कि वही मौर्य डायनेस्टी से ही रिलेटेड थे, और यह भी कहते हैं कि दरअसल यह भी क्षत्रिय ही थे। ठीक है, यह भी क्षत्रिय ही थे। चलो, उसके बाद एक और ग्रंथ है जैनियों का जिसका नाम है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र भी यही कहता है कि मयूर पोषक ग्राम थे, जो कि क्षत्रियों का ही एक ग्राम हुआ करता था, पिपली वन का मौर्य, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो जैन साहित्य भी इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। जैन साहित्य में कौन कौन? परिशिष्ट पर्वन और आवश्यक सूत्र, यह दोनों किताब का नाम है। चलो, उसके बाद विदेशी लोगों का, यानी कि जो फॉरेनर्स थे, जो विदेशी लोग थे, उनका कहना यह था कि यह सामान्य कुल का व्यक्ति था, यह ना, और विदेशी में कौन? उनका नाम है स्कॉलर का जस्टिन। ठीक है, जस्टिन बीबर नहीं, जस्टिन। तो जस्टिन का कहना यह है कि यह सामान्य कुल से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, मतलब इन्होंने क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, ब्राह्मण नहीं कहा, कहा कि नॉर्मल परिवार का लड़का था। ठीक है, आप ऐसे समझो।
चलो, तो यह 4 मत थे इनके कास्ट को लेकर के, तो यह चारों मतों को आप लिख लेना, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताया हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, नॉलेज आपके पास रहेगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, आप मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में होता है, ठीक है। पाटलिपुत्र में इनके पिता के बारे में बताया जाता है कि वह मौर्य नगर का प्रधान थे। यह मौर्य पोषक ग्राम आपने सुना, मयूर पोषक ग्राम, इसी ग्राम के प्रधान थे इनके पिताश्री। इनके पिता के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि अंतिम नंद वंश का जो शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक, उनके यहाँ इनके पिता सामंत के रूप में, सामंत के तौर पे कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन उसके बारे में एग्जैक्ट कोई भी ओरिजिनल एविडेंस नहीं मिला है, इसके वजह कर लेकर उसको शामिल नहीं किया गया है। चलो, तो इनके पिता का नाम जानकारी में नहीं, इनके माता का नाम के बारे में बताया गया कि यह मूरा नाम था, जैसा कि यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य में भी बताया गया, विष्णु पुराण में। चलो, मूरा बताया गया है, और मूरा क्या थे, शूद्र थी, यानी कि फाइनल मत आता है कि शूद्र ही थे, लेकिन बौद्ध वाले लोगों का मानना था कि वह क्षत्रिय थे। चलो, फिर इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है। उसके बाद देखिए, जब इनका जन्म हुआ तो यह चाइल्डहुड में, अपने बचपना में अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेल रहे थे। उस खेल का नाम था राजकीलम नामक खेल। खेल का नाम याद रखना, राजकीलम नामक खेल। अभी आपके गांव में भी खेला जाता होगा, जब हम लोग भी बचपन में थे तो हम लोग भी खेलते थे। चोर और राजा का एक खेल होता था, जिसमें आप कॉपी पे चारों तरफ 10-15 दोस्त मिलकर के हम लोग आपस में चोर और राजा का खेल खेलते थे। उसमें एक व्यक्ति कोई होता था जो बार बार चोर बनता था, एक व्यक्ति होता जो कई बार बार राजा बन जाता था। तो उसी तरीके का यह खेल अपने दोस्तों के साथ पाटलिपुत्र में खेल रहे थे। जब यह खेल खेल रहे थे तो उसी दौरान उस रास्ते से चाणक्य नाम का व्यक्ति गुजर रहा था, और चाणक्य उस समय का तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। अभी के भाषा में प्रोफेसर बोलेंगे, उस समय के भाषा में आचार्य बोलेंगे, ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे चाणक्य, जिनको आप कुटिल भी बोलते हो, विष्णुगुप्त भी बोलते हो, ठीक है। वही चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अब देखिए, अब चाणक्य अब जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो वह देखते हैं वहां पर रुककर कि एक बच्चा जो है वह बार बार राजा बन रहा है, और उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट वो देखते हैं। चूंकि वह खुद प्रोफेसर थे तो वह चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते थे। तो उस बच्चे के अंदर जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को इन्होंने काफ़ी अंदर जाकर बखूबी से देखा। देखने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने खरीद लिया। कितने में खरीदा था? 1000 काशार्पण में, ठीक है। काशार्पण का अर्थ है कांसा का जो सिक्का होता था, कांसा जिसको आप अंग्रेजी में ब्रॉन्ज बोलते हो। 1000 ब्रॉन्ज के सिक्के देकर उन्हें खरीद लिया, और खरीद कर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ अपने विश्वविद्यालय में लेकर चले गए। कौन से विश्वविद्यालय? जहाँ के वे खुद प्रोफेसर थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, अभी पाकिस्तान में चला गया है। चलिए, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय चले गए चंद्रगुप्त मौर्य। वहाँ पर चाणक्य उन्हें पढ़ाते हैं, उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। जैसे आज के डेट में कई बच्चों को स्पॉन्सरशिप के थ्रू बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से चाणक्य ने स्पॉन्सर किया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और जब तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए तो वहाँ पर उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। उसके अलावा उनको सैन्य गुणों से परिपूर्ण किया, और सैन्य कलाबाजी में उन्हें महारत हासिल करवाया, ठीक है। अब चाणक्य दरअसल वह बहुत सेल्फिश आदमी था, आप ऐसे बोलो। क्यों? क्योंकि चाणक्य को लेना था बदला, किससे? नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद से। क्यों लेना था? क्योंकि धनानंद ने चाणक्य को एक बार आमंत्रित किया था, उसके बाद उसको भरी सभा में अपमानित किया था। उसी दिन चाणक्य ने वचन लिया था कि हम आपके साम्राज्य को बर्बाद करके ही दम लेंगे। इसीलिए वह चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय ले जाता है और उसे सारा चीज सिखाता है, जो कि एक सेनापति के पास वह गुण होना चाहिए, जो एक राजा के पास होना चाहिए। उन तमाम गुणों को उसके अंदर डालता है। अब देखो, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो गए हैं, लड़ाकू बन गए हैं, उनके अंदर सेनापति का तमाम तरह का गुण आ गया है। अब वो जब सारे चीज़ें हो जाती है तब वह आते हैं और पाटलिपुत्रा पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो जैसे अटैक करते हैं तो पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की हार हो जाती है। तो उसके बाद वह दिमाग लगाते हैं कि धीरे धीरे करके एक एक साम्राज्य को हमें जीतना होगा, जो कि उनके बाहर के जो प्रोविंस थे, बाउंड्री पे जो प्रोविंस लोकेटेड थे, उनको धीरे धीरे कर करके वह एक एक करके हराते हैं। उसके बाद वह पाटलिपुत्रा पर अटैक करते हैं और फाइनली धनानंद को हराकर एक नए वंश की नींव रखते हैं।
और उस वंश का नाम होता है मौर्य वंश। और उस वंश के प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य उभरते हैं। और ध्यान रखिएगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी प्रधानमंत्री हैं, बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री हैं, और अशोक के समय भी चाणक्य प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का आखिर क्या अचीवमेंट था। पहला अचीवमेंट था यूनानियों से मुक्ति। देखिए यूनानी लोग तो ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किए थे, लेकिन वहाँ पर जो साम्राज्य लोकेटेड था वहाँ पर के साम्राज्य को, पंजाब और सिंध के इलाके के साम्राज्य को 4 हिस्सों में उन्होंने बांट दिया था और अपने लोगों को वहाँ पर शासक बनाकर सिकंदर वापस लौट गया था। तो यूनानियों का कहीं ना कहीं भारतीय साम्राज्य पे प्रभाव था। तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी मदद की और यहाँ तक कि भारत को पूरी तरीके से मुक्ति दिलाया। क्लियर है? पहली उपाधि। दूसरी उपाधि नंदों से मुक्ति। ठीक है, नंद वंश कहाँ? पाटलिपुत्र में शासन कर रहा था और आपको पता है कि मगध राजवंश का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, नंद वंश का, और उसके पास एक प्रतापी सेना थी, लेकिन वह जनता से जबरदस्ती टैक्स इंपोज करता था, जबरदस्ती टैक्स लेता था, इसलिए जनता में असंतोष व्याप्त थी। तो उस असंतोष को खत्म किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वह एक अच्छे सम्राट के रूप में उभरता है और फिर फाइनली धनानंद की हत्या कर देता है। चलो फिर यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब है कि नंदों से भी मुक्ति दिलाया और यूनानियों से भी मुक्ति दिलाया। चलिए उसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र में चाणक्य के सेना का वर्णन किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र कौन किताब है? जिसको कौटिल्य लिखते हैं, चाणक्य लिखते हैं। तो उसमें चाणक्य की सेना का वर्णन किया गया है और उसमें बताया गया है कि इनके पास 5 तरह के सेना थे। कौन कौन? पहले सेना चोर लोगों का था। ठीक है, चोर अथवा प्रतिरोधक। दूसरी सेना थी मलेच्छ लोगों का जो कि समुद्र में काम करते थे। तीसरी सेना थी चोर गण का। ठीक है, यह भी एक दूसरे तरीके के चोर होते थे। उसके बाद एक आटविक लोगों का, यह एक जनजाति था। ठीक है, जो कि पंजाब और सिंध के इलाके में लोकेटेड थे। तो जनजातियों का एक इनके पास संगठन था। उसके अलावा शस्त्रोपजीवी, जिनके पास शस्त्र होता था, शस्त्र से रिलेटेड यानी जिनके हाथों में शस्त्र था, वैसा इनका एक संगठन था। तो इनके पास 5 तरह की सेना थी। ठीक है, किनके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त जो था वह डाकुओं के गिरोह का मुखिया था। ठीक है, डाकुओं की गिरोह का मुखिया था, ऐसा जस्टिन बताता है। बिल्कुल यहाँ पर जैसे जस्टिन बताया था कि सामान्य कुल से उत्पन्न हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से जस्टिन यहाँ पर बता रहा है कि चंद्रगुप्त डाकुओं के गिरोह का मुखिया था। क्लियर है? चलिए अब आपसे सवाल पूछा जाए यूजीसी नेट के एग्जाम में कि किस इतिहासकार ने या किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं के गिरोह का मुखिया बताया है, तो उसका नाम है जस्टिन। क्लियर है? चलो आप ऐसे एक एक करके पढ़ना, एकदम कॉन्सेप्ट बना बना करके। जहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग लगे लेक्चर को रोकिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, उसके बाद फिर लेक्चर को प्ले कीजिए। आप इंटरेस्ट लेकर के, आप एकदम मजे करके इसको पढ़ेंगे तब चीज़ें याद रहेंगी आपको, वरना आप बोर होकर पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो आगे आते हैं। और क्या था इनका? नंदों के उन्मूलन में इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन निभाया? देखो, नंदों के साथ इनकी जो लड़ाई हुई थी वह मुख्य तौर पे सिंध एवं पंजाब के इलाके से शुरू होते होते पाटलिपुत्र तक पहुंचा था। लेकिन संयोग से फिर आप यह बोलो दुर्भाग्यवश हमारे पास उसका कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। क्लियर है? चलिए उसके बाद दूसरा इनका लड़ाई हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था फिलिप सेकेंड जब मर जाता है, जब सिकंदर जा रहा था तो अपने 4 साम्राज्य में एक साम्राज्य पोरस को देता है और एक फिलिप सेकेंड को देता है। तो फिलिप सेकेंड जब मर जाता है तो वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर वहाँ का क्षत्रप अर्थात शासक बनता है। ठीक है, 304 से 5 ईस्वी में, 304 से 5 BC ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है। ठीक, उस युद्ध के बारे में बताता है कि कोई वह युद्ध निर्णायक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य का पलड़ा भारी दिख रहा था। तो उसके पलड़ा भारी दिखने के बाद एपियानस बताता है कि उन दोनों के बीच में फाइनली एक ट्रीटी हो गया था, एक संधि हो गया था, और उस संधि के तहत उन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब देखिए
सेल्यूकस निकेटर जो था वह एंटियोकस का पुत्र था। यह फैक्ट है, आप फैक्ट को लिख लीजिए। सेल्यूकस निकेटर एंटियोकस का पुत्र था और उस समय बेबीलोन और बैक्ट्रिया का मालिक था। ठीक है, बेबीलोन और बैक्ट्रिया का एरिया था, वहाँ का वह शासक हुआ करता था। इसकी एक बेटी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसका नाम था सेंट हेलेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने एक बार आपको बताया था जब बिंबिसार हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि उस समय शासक प्राचीन भारत के अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए या फिर बगल वाले राज्य से अपने बिना मतलब का लड़ाई नहीं करने की वजह से वो लोग चाहते थे कि उनके साथ हमारा वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश हो जाए, ताकि डर से मुक्ति मिल जाए और किसी तरीके का कोई डर भय नहीं रहे कि बगल वाला साम्राज्य या बगल वाला प्रांत हम पर अटैक कर देगा। बिल्कुल यही काम चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया। सेल्यूकस निकेटर की खूबसूरत बेटी जिसका नाम था सेंट हेलेना के साथ उनका वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश कर दिया जाता है। और जैसे ही शादी स्टैब्लिश होता है तो सेल्यूकस निकेटर कल तक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रतिद्वंदी था, अब वह ससुर बन जाता है। ठीक है, चलो यहाँ से कहानी में परिवर्तन आएगा। ससुर बन गए सेल्यूकस निकेटर। अब देखिए यहाँ पर दहेज मिलता है। देखिए दहेज पर बार बार फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कि दहेज पर आप लेख लिख रहे हो तो आप ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चर्चा करेंगे तो भारत के राजाओं में सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार का, जिसको दहेज दिया गया था। और दहेज के रूप में आज का काशी, जहाँ पे काशी विद्यापीठ है, जहाँ पे काशीनाथ का मंदिर है, उसको दहेज में दिया गया था। ठीक है, किसको? बिंबिसार को। ठीक है, और वहाँ पर से 1,00,000 पन 1,00,000 सिक्का प्रति वर्ष वहाँ का रिवेन्यू आता था, वहाँ से राजस्व आता था। बिल्कुल यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को भी उसी तरीके से 4 प्रांत, ठीक है, 4 प्रांत उनको दहेज में दिए गए। कौन कौन प्रांत थे आप नाम लिख लीजिए। पहला प्रांत का नाम था एरिया, दूसरे का नाम था अराकोसिया। एरिया का मतलब क्षेत्र नहीं, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में ही बोल रहे हैं। एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमी सदाई। इनको हिंदी में नाम बोले तो चूंकि ये लोग सेल्यूकस निकेटर के अंतर्गत था तो इन लोगों ने यूनानी नाम रखा था। इसका हिंदी में नाम है काबुल। एरिया को काबुल कहते हैं, अराकोसिया को कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया को मकरान कहते हैं और पेरीपेमी सदाई को हेरात कहते हैं। यानी जब सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश हुआ तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात 4 बड़े प्रांत इनको दहेज में दिए गए। यानी सोचो बिना लड़ाई का एकदम प्यार से इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हो गया? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात तक। ठीक है, तो देखिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब देखो यहाँ पर पहले वॉर हुआ, उसके बाद लव हुआ, उसके बाद विवाह हो गया, विवाह के बाद फिर लव कहाँ रहा। चलो फिर यहाँ तक समझ गए। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे आते हैं। मेगास्थनीज जो था, जब यहाँ पर वैवाहिक संबंध हुआ तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने तरफ से एक राजदूत भेजा। जैसे अभी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप आईएफएस ऑप्ट करते हो, वह भी एक तरीके का राजदूत होता है। और आप राजदूत बनकर अमेरिका जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, मतलब सभी देश में जाते हैं जहाँ जहाँ जिस जिस देश के साथ भारत का वैदेशिक संबंध है। ठीक है, अब देखो सेल्यूकस निकेटर अपने यहाँ से एक राजदूत भेजता है जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में। क्लियर है? वह पाटलिपुत्रा में आकर काफ़ी दिन तक रहता है और पाटलिपुत्रा को देखता है, समझता है, महसूस करता है और वहाँ के नगर प्रशासन के बारे में, वहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में अपनी किताब इंडिका में चर्चा करता है। और उसकी किताब इंडिका सबसे ऑथेंटिक सोर्स के रूप में माना जाता है। क्लियर है? चलो, तो मेगास्थनीज कौन था? सवाल आता है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलो, सेंट हेलेना उसकी बेटी थी, ये तो आपको पता ही होगा। चलो, साथ में ही इन्होंने इतने सारे दहेज देने के बाद 500 हाथी भी दिया था एक्स्ट्रा, कि 500 हाथी ले जाओ। उस समय हाथी, गाय, बैल, भैंस ये सब मतलब दहेज में देने का एक सिस्टम था। काफ़ी अभी कुछ दिन पहले तक यह सिस्टम चल रहा था, अपने यहाँ भी चलता था। ठीक है, लेकिन उस समय इनको हाथी दिया गया। तो जितना बड़ा जानवर दिया जा रहा है उससे पता चलता है कि कितना बड़ा महाराजा था, कितना बड़ा प्रतापी शासक था। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। उसके बाद पश्चिम भारत में इन्होंने, ठीक है, पश्चिम भारत में भी इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और पश्चिम भारत में जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसका प्रमाण शक शासक, ठीक है, शक डायनेस्टी का एक शासक रहता है जिसका नाम है रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन
का जो जूनागढ़ अभिलेख है और साथ में गिरनार अभिलेख, ठीक है, मेरे ख्याल से जूनागढ़ अभिलेख होना चाहिए, गिरनार अभिलेख नहीं होना चाहिए। चलो इसको गिरनार अभिलेख ही रखो, है ना। चलो तो गिरनार अभिलेख जो है 150 ईस्वी का अभिलेख है, ठीक है, 150 एडी का अभिलेख है। लेकिन 150 एडी वाले अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार की चर्चा की गई है और इसमें बताया गया कि सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात के पास का इलाका है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। उसके अलावा बताया गया कि पुष्यगुप्त एक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, उसने एक झील का निर्माण करवाया था दक्षिण भारत में, उसका नाम था सुदर्शन नामक झील, यानी सुदर्शन नामक झील का जीर्णोद्वार करवाया था किसने? पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति ने। चलो उसके अलावा बताता है कि सोपारा तक इसका विस्तार था, ठीक है, सोपारा कहाँ में था? महाराष्ट्र में। उसका चौथे पॉइंट पे आते हैं, दक्षिण भारत में इनका जैन एवं तमिल स्रोत से पता चलता है कि दक्षिण भारत में अशोक के समय के कई अभिलेख मिलते हैं जो कि सिद्धपुर ब्रह्मागिरी से अभिलेख मिलते हैं और उस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार की चर्चा की गई है। उसके अलावा देखिए दक्षिणी सीमा पे बताया गया कि चोल, पांड्य, केरल और सतीय पुत्र नामक जनजातियों का उल्लेख किया गया है, नामक साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में। उसके बाद उनके डेट को लेकर बात करते हैं एक बार कि डेट को लेकर उन्होंने कब से कब शासन किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत उनका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में, ठीक है। आप इसको भी एक बार नोट डाउन करना, इसको भी नोट्स में जगह जरूर देना। चलो साम्राज्य विस्तार में आप लिख लो। साम्राज्य विस्तार के बारे में बताता है कि प्लूटार्क नाम का एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है, प्लूटार्क नामक विद्वान ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना यानी 6 लाख की सेना, उसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी, उसने 6 लाख सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला था, ऐसा प्लूटार्क बताता है। लेकिन यह बात असंभव सी प्रतीत होती है क्योंकि पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य नहीं होता है, ठीक है, पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार नहीं होता है। लेकिन प्लूटार्क के फिलॉसफी के अनुसार, उसके कथन के अनुसार यदि चलेंगे तो यह बातें सही प्रतीत होती है। लेकिन यदि आप साम्राज्य विस्तार को एग्जैक्ट देखोगे, उनके बाउंड्री लोकेशंस को, तो प्लूटार्क का बात गलत लगता है, ठीक है। इसलिए वह प्लूटार्क ने ऐसा कहा है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि किस विद्वान ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद डाला, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए इनका सीमा का विस्तार था उत्तर पश्चिम में, ईरान की सीमा तक था इनका विस्तार। कहाँ तक? ईरान की सीमा, मध्य एशिया तक, ठीक है, मिडिल ईस्ट तक। उसके अलावा साउथ में वर्तमान का जो आज का कर्नाटक है उसके उत्तरी हिस्से तक इनका विस्तार था, उसके उत्तरी हिस्से तक। उसके अलावा पूर्व में, यदि पूर्व दिशा की बात की जाए तो मगध में कौन कौन थे? पाटलिपुत्रा, गया, यह तमाम सारे जो आज बिहार का एरिया देख रहे हैं वह सारे के गंगा के इस पार का एरिया, गंगा का उस पार का एरिया जो उत्तरी बिहार के नाम से जाना जाता है, वहाँ नहीं, बल्कि दक्षिणी बिहार में इनका पूर्व में वहाँ तक विस्तार था। उसके बाद देखिए पश्चिम में इनका विस्तार सौराष्ट्र तक था जो कि गुजरात में पड़ता है आज, और पश्चिम में ही महाराष्ट्र तक इनका विस्तार था। महाराष्ट्र में एक प्लेस है जिसका नाम है सोपारा, ठीक है, क्या नाम है? सोपारा। चलो उसके बाद देखते हैं, एक फैक्ट लिख लेना, हिंदू कुश पर्वत को यूनानियों के द्वारा, ठीक है, यूनानियों ने उसका नाम रखा, एक नया नाम, उसका नाम है पैरोपेनिसस, ठीक है। उन्होंने अपने ग्रंथ में हिंदू कुश पर्वत को पैरोपेनिसस कहा है और साथ ही साथ इसको इंडियन काकेशस भी कहा है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, इंडियन काकेशस निम्नलिखित में से किस पर्वत का नाम है? तो हिंदू कुश पर्वत का। उसके अलावा किन लोगों ने हिंदू कुश पर्वत को इंडियन काकेशस कहा है? तो वह यूनानियों ने कहा था। तो आप हर एक स्थिति में सवाल को बनाने के लिए खुद को तैयार रखना, ठीक है, चारों तरफ से। आप ऐसा नहीं एकदम ऑलराउंडर बनो, किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट मत बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब बात करते हैं इनके मृत्यु के बारे में, बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त। इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु के बारे में आप लिख लीजिए 298 ईसा पूर्व के आसपास इनकी मृत्यु होती है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके बारे में महास्थान अभिलेख और सोहगौरा ताम्रपत्र में उसका जिक्र किया गया है। तो उसके माध्यम से पता चलता है कि जब इनके साम्राज्य में अकाल पड़ा तो यह साम्राज्य को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। किनके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। और भद्रबाहु जैनियों के गुरु थे। यहीं पर इन्होंने जैन धर्म को एडॉप्ट कर लिया था और जैन गुरु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में चले गए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक जगह पर। वहां पर एक पहाड़ी पर इन्होंने काफी दिनों तक तपस्या किया और जैन धर्म में जिस विधि से प्राण त्यागा जाता है, जिसको संलेखन विधि बोला जाता है, उस विधि के माध्यम से इन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। कब? तो इनकी मृत्यु 298 ईसा के आसपास, 298 ईसा पूर्व के आसपास होती है। चलो कहाँ में? कर्नाटक, श्रवणबेलगोला, चंद्रगिरी पहाड़ी, संलेखन विधि, जैन धर्म, भद्रबाहु, यह 5 टर्म याद रखेंगे। चलो अब बात करते हैं इनके शासनकाल को लेकर। इनका शासनकाल कब से कब रहा, इसको लेकर के काफ़ी लोगों के बीच में डिस्प्यूट है। उसके बारे में बताया जाता है कि 322 यानी 323 से लेकर के 321 बीसी के आसपास, 323 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व के आसपास पंजाब एवं मगध के हिस्से को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। यह एक प्रोबेबिलिटी है, यह निश्चित नहीं है, यह एक संभावना है, स्कॉलर्स के द्वारा यह व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि 323 बीसी में यानी ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, 325 में ही वह इंडिया से वापस लौट जाता है। चलो उसके बाद यह प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मान्य मत क्या है? मान्य क्या है? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व इसके शासन के बारे में बताया जाता है। चलो पुराण कहता है कि इन्होंने 24 साल तक शासन किया था और 322 बीसी की जो बात है उसका समर्थन, उसके बारे में तर्क, उसके बारे में उसको जो अप्रिसिएशन है वो मिलता है चीन के एक कैंटीन में। एक अभिलेख अभी तक बचा हुआ है, उसका नाम है बिंदु अभिलेख, डॉटेड इंस्क्रिप्शन अंग्रेजी में बोलेंगे तो, ठीक है। तो डॉटेड इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया। क्लियर है? चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं इनके इवैल्यूएशन के बारे में कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य को 2-4 पॉइंट में हमको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं। इवैल्यूएशन में आप बता सकते हो ये बहुत ही कैपेबल शासक था, ठीक है, बहुत ही योग्य व्यक्ति था, तभी मगध जैसे साम्राज्य को जीता और धनानंद जैसे प्रतापी शासक को हरा पाया। उसके बाद यह कुशल प्रशासक था, क्योंकि इस समय प्रशासनिक व्यवस्था भी उतनी बेहतरीन नहीं थी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी और यह एक कुशल प्रशासक के तौर पर उभरता है। उसके बाद देखिए यह महत्वाकांक्षी था, यह कॉमन गुण है। कोई भी व्यक्ति यदि साम्राज्य विस्तार करेगा तो उसके अंदर जब तक महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा, महत्वाकांक्षी वह नहीं रहेगा, तब तक वह साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो यह कॉमन गुण है, सभी के अंदर आपको मिलेगा। चलो उसके बाद यह जैन धर्म के मानने वाले थे, यह धार्मिक प्रकृति का आदमी था, इसलिए इन्होंने जैन धर्म को अडॉप्ट किया था और यहाँ तक कि इन्होंने भूखे प्यासे रहकर तपस्या किया और संलेखन विधि के माध्यम से अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, तो यह एक धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता था। उसके बाद यह एक वीर योद्धा था। ऑब्वियस सी बात है, वीर योद्धा होगा तभी प्लूटार्क ने कहा कि 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को रौंद दिया। तो वीर योद्धा नहीं होता तो कैसे मगध जैसे बड़े साम्राज्य का शासक बनता? सवाल ही नहीं था। और इसके बारे में बताया जाता कि यह साम्राज्य निर्माता था। ऑब्वियस सी बात है, साम्राज्य निर्माता था, इसको फाउंडर माना जाता है। तो यह 5-6 पॉइंट हैं इनके इवैल्यूएशन में, आप लिखकर इसको डिटेल में डिस्क्रिप्टिव मोड में आप लिख सकते हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमने एक एक बात कर ली है। यदि आप इन एक एक बात को आपने नोट्स में शामिल किया है, हमारे साथ चीज़ों को समझा है, महसूस किया है, आप इतिहास को महसूस कीजिए, उसको जिए, जैसे आप जीवन जीते हैं उसी तरीके से उसको जीना सीखिए। इतिहास के साथ प्यार कीजिए, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, माँ से प्रेम करते हैं, इतिहास के साथ भी प्रेम करो। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उससे प्यार करना शुरू कर दो, मज़ा आएगा आपको। आप बोर होकर के पढ़ाई मत कीजिए। तो यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल हिस्ट्री से कोई भी सवाल आता है तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आपसे सवाल नहीं छूटेगा। आप एक आध बार आप सवाल उठाइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल उठाओ, किसी इतिहास के किसी क्वेश्चन बैंक को लो और वहाँ से आप इस चैप्टर से सवाल बनाइए। उसके बाद फिर हमें बताइए कि सवाल नहीं बन रहा है।
यदि आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ऐसी शिकायत आप मुझे नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं बहुत ही पूरे तरीके से निश्चित हूँ। और एक खुशखबरी और देनी है आपको, वह यह कि अब तक मैं पढ़ा रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि अब जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ उससे आपको सवाल का भी प्रैक्टिस करवाऊँ। ठीक है, उसके लिए मैंने किसी को काम दे दिया है, वह क्वेश्चन अभी तैयार हो रहा है। एक चैप्टर का जिन चैप्टर को मैंने पढ़ाया है उन चैप्टर से लगभग 100 सवाल, 150 सवाल हम लोग उस पर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर के भी सवाल होंगे, यूपीएससी के सवाल होंगे, तमाम जो एग्जामिनेशन है भारत के उसमें उस चैप्टर से भी सवाल पूछे गए हैं, तो उसको यहाँ पर लाएंगे हम लोग। सवाल में हमारे पास चारों लेवल का सवाल होगा, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालाइज लेवल और सिंथेसाइज लेवल, जो कि चारों लेवल का सवाल यूजीसी नेट में पूछा जाता है। इसलिए हम लोग एकदम प्रैक्टिस हार्ड करेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।